अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आज लेक्चर नंबर 9 में हम वेस्टर मॉडल की मदद से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की शेप को प्रिडिक्ट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने वेस्पर मॉडल का इंट्रोडक्शन और उसके पोस्टुलेट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये लेक्चर आज का ईज़िली समझ में आ सके। तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्रिडिक्टिंग द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हमने वेस्पर मॉडल का यहाँ पर यूज़ करना है और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की शेप को प्रिडिक्ट करना है कि वो शेप किस तरह की होंगी। स्टार्टिंग में वो लिख रहा है कि इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस मॉडल द सेंट्रल एटम इज नेम्ड ए, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड ए आर डेजिग्नेटेड एज बी। वो ये कह रहा है कि हम इस मॉडल में जो भी मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, उन मॉलिक्यूल्स में एक सेंट्रल एटम होगा। उस सेंट्रल एटम को हम शो करेंगे ए के साथ, और उस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जितनी भी बॉन्ड्स होंगी ना, उनको हम शो करेंगे बी के साथ। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब वाटर में ऑक्सीजन होता है सेंटर में और उसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम्स ने इस तरह से बॉन्ड बनाया होता है। अब ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रल एटम, क्योंकि इसके साथ बाकी बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं। तो इस सेंट्रल एटम को मैं शो करूँगा ए के साथ, और ये जो बॉन्ड पेयर है, जैसे एक ये बॉन्ड पेयर है और एक ये बॉन्ड पेयर है, इनको मैं शो करूँगा बी के साथ। अब यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा B2। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन सेंटर में होता है और उसके गिर्द दो ऑक्सीजन के एटम डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अब ये जो कार्बन है ये सेंटर में है, तो ये मेरा सेंट्रल एटम होगा और इसको मैं शो करूँगा ए के साथ। और ये जो बॉन्ड पेयर है, एक ये है और एक ये वाले हैं, इनको मैं शो करूँगा बी के सिंबल के साथ। आगे चले तो वो कह रहे हैं देयर मे बी डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेलेंसिटी। अब हर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी तादाद डिफरेंट होगी। जैसे भी हमने वाटर की एग्जांपल देखी है, वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के गिर्द। NH3 में देखें तो NH3 में नाइट्रोजन के गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हर मॉलिक्यूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद डिफरेंट है। सो इट गिव राइज टू वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस लिहाज से मॉलिक्यूल्स की कई टाइप बन जाती हैं। उनमें से कुछ टाइप्स के नाम उसने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे AB2, AB3, AB4 एक्सेट्रा। जैसे AB2 में देखें तो एक हमारा ए सेंट्रल एटम है, उसके गिर्द दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसलिए B2 लिखा है। AB3 में एक सेंट्रल एटम होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे उस सेंट्रल एटम के गिर्द, इसलिए हम लिखेंगे AB3। AB4 में ए सेंट्रल एटम होगा, उसके गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर या 4 बॉन्ड्स होंगी, इसलिए उसका नाम होगा AB4 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड ए। कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री हमने कैसे पता लगानी है? वो ज्योमेट्री हमें पता लगेगी कि उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद की मदद से हमें उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता लग सकेगी। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री कोई और होगी। एक मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री कोई और होगी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद बॉन्ड पेयर भी होता है और लॉन पेयर भी होता है। हमने दोनों को देखना होता है। Whereas the actual shape of molecule is determined by the atoms excluding the lone pair। जबकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमने शेप का पता लगाना है तो सिर्फ हमने उसमें बॉन्ड पेयर को देखना है कि उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। हमने उसमें लॉन पेयर को नहीं देखना होता। तो ज्योमेट्री के लिए दोनों देखेंगे, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, और शेप के लिए सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट उसने आपकी इसी टॉपिक में ये टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में उसने मुख्तलिफ टाइप्स के मॉलिक्यूल्स लिए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की मुख्तलिफ तादाद मौजूद है। अगर हम इस टेबल में देखें तो पहले नंबर पे उसने हमें बताया है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, के कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। तो कुछ उसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले, कुछ उसमें 3 वाले होंगे, कुछ उसमें 4 वाले होंगे, कुछ 5 वाले होंगे और कुछ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। आगे उसने बताया है नंबर ऑफ लॉन पेयर, के वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें से लॉन पेयर कितने हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में 0 लॉन पेयर है, 3 में 0 भी हो सकता है और 1 लॉन पेयर भी हो सकता है। इसी तरह 4 वाले में भी 3 केस हैं कि एक तो लॉन पेयर नहीं है, या फिर 1 लॉन पेयर हो सकता है, या 2 लॉन पेयर हो सकते हैं। तो हर टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के वाले से उसने लॉन पेयर भी हमें बता दिए हैं। तीसरे नंबर पे उसने हमें दी है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से जो ज्योमेट्री बन रही है वो कौन सी होगी?
उसमें भी मुख्तलिफ टाइप्स की ज्योमेट्री हमें मिलेंगी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले के लिए लीनियर आ रही है, 3 के लिए आ रही है ट्राइगोनल, 4 वाले के लिए आ रही है टेट्राहेड्रल, 5 वाले के लिए है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और 6 वाले के लिए आ रही है ऑक्टाहेड्रल। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज हैं वो चेंज हो रही हैं। आगे उसने बताया शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम्स के वो जो मॉलिक्यूल है उसमें शेप हमें कौन सी मिलेगी। ये सारी उसने मुख्तलिफ तरह की शेप्स यहाँ पर दी हुई हैं। आगे उसने हमें दिए एंगुलर सेपरेशन ऑफ एटम्स के जो बॉन्ड एंगल उन शेप्स के अंदर होगा वो कितना होगा, वो भी मुख्तलिफ टाइप का हर मॉलिक्यूल के हिसाब से हमें मिलेगा। और आखिर में उसने एग्जांपल्स बताई हैं कि इस टाइप के मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अब इस टेबल को ना हम हर मॉलिक्यूल की टाइप के साथ डिस्कस करेंगे। सपोज AB2 हमने पढ़ा है तो उसमें टेबल देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी एग्जांपल आ रही है, फिर AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फिर इस टेबल को देखेंगे। तो हर मॉलिक्यूल की टाइप के साथ ना हम इस टेबल को देखते जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स टू डिटरमिन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जो हमने मॉलिक्यूल्स की शेप का पता लगाना है उसमें किन स्टेप को फॉलो करना है ताकि हमें अपने मॉलिक्यूल की शेप का पता लग सके। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेप नंबर 1 क्या है? द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और द एलिमेंट विद द लीस्ट नंबर ऑफ एटम इज मोस्टली सिलेक्टेड एज द सेंट्रल एटम। पहला काम हमारा ये होगा कि हमने अपने मॉलिक्यूल में पता लगाना है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। उस सेंट्रल एटम की पहचान उसने हमें बता दिया है। या तो वो सेंट्रल एटम होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी ना पूरे मॉलिक्यूल में, वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। या फिर एलिमेंट विद लीस्ट नंबर ऑफ एटम, या वो एलिमेंट या वो एटम जिसकी तादाद मॉलिक्यूल में सबसे कम है, जिसके एटम सबसे कम है, वो भी हमारा सेंट्रल एटम हो सकता है। तो 2 पहचान उसने हमें दे दी हैं, या तो वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा या उसके एटम्स मॉलिक्यूल में सबसे कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन CCl4 द कार्बन एटम इज़ द सेंट्रल एटम। उसने हमें यहाँ पर एग्जांपल दी है CCl4 की। अगर इस मॉलिक्यूल में देखें 4 क्लोरीन के एटम है और 1 इसमें कार्बन का एटम है। हमने इस मॉलिक्यूल में पहचानना है कि हमारा सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। तो एक तो हमने कार्बन का यहाँ से आइडिया लगा लिया। दूसरे नंबर पर हम एटम्स की तादाद भी देख लेते हैं। इसमें अगर शेप को देखें तो एक ये क्लोरीन का एटम है, दूसरा ये है, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर है। तो क्लोरीन के इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 एटम्स मौजूद हैं। जबकि अगर कार्बन को देखें तो कार्बन का सिर्फ इस मॉलिक्यूल में एक ही एटम मौजूद है। तो इन दोनों बातों से हमें अंदाज़ा हुआ कि कार्बन हमारा इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होगा। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम्स आर काउंटेड इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। फिर आपने जब सेंट्रल एटम का पता लगा लिया है, अब आपने देखना है कि उस सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, और उसमें आपने लोन पेयर भी काउंट करने हैं और बॉन्ड पेयर को भी काउंट करना है। अब हम इसी CCl4 की एग्जांपल लेते हैं। इस CCl4 में हमने कहा है कि कार्बन जो है वो हमारा सेंट्रल एटम है। आपने देखना है कि इस पर कोई लोन पेयर तो नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन पे कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। फिर आपने ये देखना है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, यानी कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है। तो कार्बन एक यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक इस क्लोरीन के साथ, एक इस क्लोरीन के साथ और एक इस क्लोरीन के साथ। तो टोटल कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर बनाया और इसका कोई लोन पेयर नहीं है। तो उसने यहाँ पर यही लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल इन CCl4 द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड द कार्बन एटम आर 4 एंड इट हैज़ नो लोन पेयर। CCl4 के मॉलिक्यूल में कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होता और उसने 4 बॉन्ड पेयर बनाए होते हैं। अब आपने 2 चीज़ों का पता लगा लिया है कि सेंट्रल एटम कौन सा है और उस सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिटरमिन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर की हमें तादाद मिलेगी ना, उस तादाद से हमें उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का आइडिया हो जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, ये चीज़ हम देखेंगे उस टेबल से जो उसने हमें प्रोवाइड किया है। जैसे इस टेबल में उसने बताया कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 2 होगी तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी लीनियर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 3 होगी तो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल। 4 के लिए ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और 6 के लिए ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। तो हर इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से मुख्तलिफ ज्योमेट्री हमें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इन CCl4 हैज़ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट्स ज्योमेट्री इज़ टेट्राहेड्रल। जैसे CCl4 में हमने देखा है कि अभी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल,
तो उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब हमने ज्योमेट्री पता लगा लिया, तो आखिरी स्टेप में हम शेप देखेंगे। फाइनली द एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड एक्सक्लूडिंग द लोन पेयर इफ एनी। तो शेप पता लगाने के लिए हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, हम लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड का मतलब है उसको हमने कंसीडर नहीं करना। अब उसने इस येलो बॉक्स में ना एक एग्जांपल हमें दी है NH3 के मॉलिक्यूल की। उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद हम पता लगाएंगे और फिर देखेंगे कि उसमें से लोन पेयर कितने होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर कैलकुलेटेड एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कहता है हम एक एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपने सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर का किस तरह से पता लगा रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NH3 की। NH3 में एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 उसमें हाइड्रोजन के एटम है। अब पहले तो हम इस नाइट्रोजन की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये बनेगी। अगर आप देखें इसका जो आखिरी शेल है वो है ये दूसरा वाला। इसमें जो 2s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो इसमें 2p ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। तो इसलिए यहाँ पर उसने लिखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज इक्वल टू 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस NH3 के मॉलिक्यूल में ना नाइट्रोजन ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब आपको पता है कि हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर करेगा। अब चूँकि यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी एक ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 3 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 नाइट्रोजन के अपने थे, 3 उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं। तो टोटल इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर का मतलब है 2, तो हम इस 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 4। तो हम कह देंगे कि NH3 के मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 4 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने पता लगा लिया। अब हम पता लगाएंगे कि इसमें लोन पेयर कितने होंगे। तो कैलकुलेशन फॉर लोन पेयर और नाइट्रोजन पे हमने लोन पेयर का पता लगाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेयर के नाइट्रोजन के इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसमें से हम बॉन्ड पेयर को माइनस कर देंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमने कैलकुलेट किए हैं कि वो 4 होते हैं और बॉन्ड पेयर हमें पता है कि 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो हमारे पास जो NH3 का मॉलिक्यूल है इसमें एक लोन पेयर है जो कि ये नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है। तो इस तरीके से आप कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे और इन्हीं स्टेप को फॉलो करके उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का पता भी लगा लेंगे और उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का भी ईजिली पता लगा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिस पर हमने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की शेप पता लगानी है। उसमें हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की टाइप्स पढ़ेंगे, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6। और हर मॉलिक्यूल में हम एग्जांपल भी देखेंगे, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, इस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपने गौर से इस चीज़ को समझना है। पहली टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अब आपने याद रखना है कि A का मतलब है सेंट्रल एटम और B का मतलब है कि उस सेंट्रल एटम के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। अब ये AB2 टाइप है, इसका मतलब यहाँ पर एक सेंट्रल एटम है और 2 उस सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। In such molecules, 2 electron pair around the central atom are arranged at an angle of 180 degree to minimize repulsions between them. अब AB2 टाइप मॉलिक्यूल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जो कि सेंट्रल एटम के अपने आप को अरेंज करेंगे और उन दोनों के दरमियान जो एंगल हमारे पास आएगा वो होगा 180 डिग्री का। आपने याद रखना है कि वेस्पर मॉडल की बुनियाद यही है कि जो मॉलिक्यूल होता है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस तरह से अरेंज करता है कि उनके दरमियान जो रिपल्जन्स हैं वो कम से कम हो। तो मुख्तलिफ एंगल बनते हैं जिसके ज़रिए रिपल्जन्स कम से कम होती हैं। तो यहाँ पर AB2 टाइप में वो एंगल होगा 180 डिग्री, जहाँ पर उन दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके दरमियान रिपल्जन्स कम से कम हो जाएंगी। देयरफॉर दे फॉर्म आ लीनियर ज्योमेट्री। लिहाजा इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। एग्जाम्पल उसने यहाँ पर लिए हैं बेरिलियम क्लोराइड यानी BeCl2, molecule of AB2 type with beryllium as the central atom and the 2 bond pair around it but no lone pair। अब बेरिलियम क्लोराइड में देखें तो बेरिलियम हमारा सेंट्रल एटम है
और इसके गिर्द ये दो आपको क्लोरीन के एटम दिख रहे हैं और इसने दो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो हम कह देंगे कि बेरिलियम क्लोराइड में दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और इसमें कोई भी लॉन पेयर बेरिलियम पर नहीं है। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान या बॉन्ड पेयर के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री का, इसलिए इस मॉलिक्यूल की शेप होगी इस तरह से सीधी लीनियर फॉर्म में। यहाँ पर उसने इस शेप को बता भी दिया। ये हमारा रेड कलर का बेरिलियम एटम है और ये जो दो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे क्लोरीन के एटम्स हैं। अब हम चलते हैं अगली टाइप पर, वो है AB3 टाइप। इसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। In AB3 type molecule, the central atom is surrounded by 3 electron pair which are arranged at maximum distance apart and an angle of 120 degree giving a trigonal planar geometry. AB3 टाइप मॉलिक्यूल में जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री का और जो हमें ज्योमेट्री मिलेगी वो मिलेगी ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है इसका आइडिया लेने के लिए आपने ये फिगर स्पिनर देखा होगा। जिस तरह से इसकी ये शेप होती है ना, इसी तरह से ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है। अब हम चलते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल हैज़ अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप विद ईच फ्लोरीन बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। यहाँ पर उसने हमें एग्जांपल दी है BF3 के मॉलिक्यूल की जिसमें एक बोरोन का एटम है जो कि सेंटर में मौजूद है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम होगा और उसके गिर्द यहाँ 3 फ्लोरीन के एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसमें टोटल 3 बॉन्ड पेयर होंगे और इसमें जो दो बॉन्ड्स के दरमियान एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री का। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सेंटर में ये बोरोन का एटम है और ये 3 यहाँ पर जो है फ्लोरीन के एटम इससे जुड़े हुए हैं। आगे वो लिख रहा है कि द सिमिलर ज्योमेट्रीज आर एक्सपेक्टेड इन द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड एंड BH3। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल उसने यहाँ पर दिए हैं, जैसे ALH3 कहता है उसकी शेप भी इसी तरह की होगी, यानी वो भी AB3 टाइप मॉलिक्यूल होगा। जो GAH3 है उसकी भी इसी तरह से होगी और BH3 की ज्योमेट्री या शेप भी इसी तरह की होगी। एक और एग्जांपल उसने यहाँ पर दी है SnCl2 की। In SnCl2, the Sn atom has 4 electrons in its outermost shell। अगर आप Sn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके आखिरी शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। SnCl2 मॉलिक्यूल में जो हमारा Sn सेंट्रल एटम है उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इस क्लोरीन के एटम के साथ और दूसरा इस क्लोरीन के एटम के साथ। और ये जो दोनों बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के एटम के साथ शेयर किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने इस क्लोरीन के एटम के साथ शेयर किया। तो टोटल इसके पास थे 4 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से उसने 2 शेयर कर लिए, तो अब इसके पास बचे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके बन जाएंगे लोन पेयर और इस तरह से इसके ऊपर ये मौजूद होंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि SnCl2 में एक ये लोन पेयर है और 2 यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर मौजूद है, यानी इसमें भी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो ये भी हमारा AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक लोन पेयर भी आ गया है। जबकि जो पिछली हमने एग्जांपल डिस्कस की है BF3 की, उसमें तीनों ही बॉन्ड पेयर थे, वहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं था। सो इट मेक 2 बॉन्ड्स विथ 2 क्लोरीन एटम। ये 2 क्लोरीन के एटम के साथ 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा एंड द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज लोन पेयर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो इसके लोन पेयर बन जाएंगे। One of the corners of this triangle is occupied by this lone pair, giving rise to a distorted trigonal electron pair geometry in vapor phase। अब हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। अब जो इसकी शेप है वो ट्रायंगुलर है जिसमें 3 कॉर्नर्स होंगे। तो एक कॉर्नर में क्लोरीन का एटम, दूसरे कॉर्नर में भी क्लोरीन का एटम, जबकि जो तीसरा कॉर्नर बच रहा है यहाँ पर हमारा होगा लोन पेयर मौजूद। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लोन पेयर होता है ना ये रिपल्जन की फोर्स लगाता है। तो ये लोन पेयर इस तरफ भी रिपल्जन की फोर्स लगाएगा और इस तरफ भी रिपल्जन की फोर्स लगाएगा। अब इससे होगा क्या, ये जो बॉन्ड पेयर है ना ये आपस में थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे क्योंकि दोनों साइडों से इन पर फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से जो एंगल 120 डिग्री का होना था वो कम हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। अब ज्योमेट्री डिस्कस करने के बाद हम इसकी शेप डिस्कस करते हैं। शेप में आपको पता है कि हम इस लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो हमारे पास जो SnCl2 की शेप बचेगी वो इस तरह से बचेगी, यानी ये V शेप का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा।
तो उसने यहाँ पर लिखा है द एक्चुअल शेप ऑफ SnCl2 इज वी शेप एंड द बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द Sn एटम, क्योंकि इसमें Sn पर लोन पेयर मौजूद है जो कि फोर्स लगाकर हमारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम कर देगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, यानी अब हम ऐसे मॉलिक्यूल देखेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा। पहले हमने जो मॉलिक्यूल्स देखे थे वो सारे सिंगल बॉन्ड वाले थे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी हो सकता है। द मॉलिक्यूल ऑफ SO3 हैज ऑल द 3 रीजन्स ऑक्युपाइड बाय सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड। एग्जाम्पल जो उसने यहाँ पर ली है वो ली है SO3 की। SO3 में जो सल्फर का एटम है वो हमारा सेंट्रल एटम है, और उस सेंट्रल एटम के गिर्द 3 ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर उसने हमें शेप दी है, ये सल्फर का एटम है, ये 3 ऑक्सीजन के एटम है, और तीनों ऑक्सीजन के एटम अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं सल्फर के एटम के साथ। अब इस SO3 के मॉलिक्यूल का और इस BF3 के मॉलिक्यूल जिसको हमने पहले डिस्कस किया, इनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, बस फ़र्क ये है कि SO3 में डबल बॉन्ड है, BF3 में सिंगल बॉन्ड है। और हमने पढ़ रखा है कि वेस्पर मॉडल के अंदर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी एज अ सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, यहाँ पर भी 120 डिग्री का। ये भी शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, और BF3 की शेप भी है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। The structure of SO3 is perfectly trigonal with each angle equal to 120 डिग्री। SO3 में भी हर जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री का। On the other hand, in SO2, one corner of the triangle is occupied by a lone pair and the other 2 corners each by double bond। अब SO2 की यहाँ पर उसने एग्जांपल लिया है, ये आपके पास SO2 का मॉलिक्यूल मौजूद है। इसमें अगर आप देखें सल्फर का ये सेंटर में एटम मौजूद है, और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं सल्फर के एटम के साथ, और इसमें आपको ये एक लॉन पेयर भी सल्फर के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो ये SO2 का मॉलिक्यूल भी AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, इसमें एक लॉन पेयर है और 2 इसमें हमारे बॉन्ड पेयर होंगे। Thus it make an angular और V-shaped structure just like SnCl2 मॉलिक्यूल। अभी जो हमने SnCl2 का मॉलिक्यूल पढ़ा था जिसमें सेंटर में Sn का एटम था और 2 इस तरह से यहाँ पर क्लोरीन के एटम थे, और एक उसमें भी लॉन पेयर था। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक जैसे हैं, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और हम डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो एंगल इन दोनों में भी 120 डिग्री से कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर मौजूद है। अभी तक जो हमने AB3 टाइप में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं वो सारे मैंने एक जगह पे लिख लिए हैं। AB3 टाइप में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 3 ही होते हैं। पहली टाइप हमने देखी थी कि उसमें लोन पेयर 0 होता है और वो सारा सिंगल बॉन्ड वाला था, उसकी एग्जांपल थी BF3। फिर हमने देखा था कि मॉलिक्यूल जिनमें एक लोन पेयर हो जाता है, और वो भी हमने सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ी थी SnCl2 वाली। फिर हमने पढ़े थे डबल बॉन्ड वाले जिसमें लोन पेयर 0 होता है, उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी SO3। और आखिर में हमने देखा था कि एक लोन पेयर होता है और वो भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है, उसकी एग्जांपल थी SO2 की। अब हम अपने टेबल पर वापस आते हैं। पहली हमने टाइप डिस्कस की थी AB2 टाइप, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, लोन पेयर वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसकी जो ज्योमेट्री हमने देखी थी वो लीनियर, और उसकी शेप भी लीनियर थी। एंगल हमने देखा था कि वहाँ पर आया था 180 डिग्री का, और उसकी ये 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी। फिर हमने डिस्कस किए थे AB3 टाइप मॉलिक्यूल, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं 3। पहली एग्जांपल में लोन पेयर नहीं था, और जो ज्योमेट्री थी वो थी ट्राइगोनल, शेप भी ट्राइगोनल थी, एंगल था 120 डिग्री का, और जो एग्जांपल हमने पढ़ी थी वो थी BCl3 और SO3 की। फिर इसी में हमने देखा था कि जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें से एक लोन पेयर भी हो सकता है, और ज्योमेट्री उसकी सेम थी ट्राइगोनल, लेकिन शेप डिफरेंट हो गई थी। शेप या तो एंगुलर या वी शेप थी, और एंगल हमारा 120 डिग्री से कम हो गया था। और इसकी जो एग्जांपल होती है, एक हमने पढ़ी SnCl2, इसके अलावा SO2 भी इसकी एग्जांपल होती है। अब हम आते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स में। AB4 टाइप में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जो कि सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज होंगे, और इन मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है उसका आइडिया लगाने के लिए आपने ये ट्राइपॉड स्टैंड देखा होगा। तो इसमें यहाँ पर हमारा समझ लें कि सेंट्रल एटम होगा, एक ये इसका एज होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये हमारी एक तरह की टेट्राहेड्रल शेप होती है। आगे वो लिख रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन।
जो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रॉन यानी इस टाइप की। एंड ईच ऑफ द बॉन्ड एंगल इज़ ऑफ 109.5 और इसमें जो हर एक बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री का। अब हम डिस्कस करते हैं इस मॉलिक्यूल की एग्जांपल उसने यहाँ पर ली है मीथेन का फार्मूला होता है CH4, जिसमें सेंटर में हमारा कार्बन का एटम मौजूद होगा और उस कार्बन के साथ 4 इस तरह हाइड्रोजन चारों कॉर्नर पे लिंक होंगे कार्बन के साथ। और यहाँ पर अगर आप बॉन्ड एंगल देखें तो दो बॉन्ड के दरमियान एंगल यहाँ पर बन रहा है 109.5 डिग्री का, तो ये हमारी हो जाएगी टेट्राहेड्रल शेप। For instance, in methane, 4 bonded electron pairs are directed from the center towards the corners of a regular tetrahedron। जो हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल है उसमें जो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो टेट्राहेड्रल जो शेप है उसके चारों कॉर्नर्स में मौजूद होंगे। तो एक यहाँ पर मौजूद है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो इस तरह से ये एक हमारी पास टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी। On the same ground, SiH4, GeH4 and CCl4 possess the similar shape। जो ये तीन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखे हैं इनकी शेप भी इसी तरह होती है टेट्राहेड्रल में। अगली एग्जांपल उसने यहाँ पर दी है अमोनिया की यानी NH3 की। इन NH3 molecule there are 3 hydrogen atoms attached to the nitrogen atom having 1 lone pair। अगर हम NH3 का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये हमारा नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जो कि दरमियान में मौजूद है और उसके साथ ये 3 इस तरह से हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन में यहाँ पर एक लोन पेयर भी मौजूद होता है। ड्यू टू द लोन पेयर द आइडियल एंगल 109.5 डिग्री इज रिड्यूस्ड टू 107 डिग्री। जैसे हमने AB3 टाइप में कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे ना जहाँ पर लोन पेयर था और हमने देखा था कि लोन पेयर ने बॉन्ड एंगल को कम कर दिया था, तो यहाँ पर भी चूँकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है तो ये भी फोर्स लगाएगा इन बॉन्ड पेयर के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और वो बॉन्ड एंगल 109.5 से कम होकर कितना हो गया 107 डिग्री का। तो ये होगी ज्योमेट्री NH3 की। हम अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप में आपको पता है कि हम इस लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो हमारे पास इस तरह से ये शेप बच जाएगी। और ये शेप की कौन सी टाइप है, ट्राई एंगुलर पिरामिडल शेप। अगली एग्जांपल AB4 टाइप में उसने डिस्कस की है NF3 की, यानी उसमें हाइड्रोजन के एटम को हमने रिप्लेस कर देना फ्लोरीन के एटम के साथ। तो ये नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है यहाँ पर और 3 इस तरह से फ्लोरीन के एटम अब इससे जुड़े हुए हैं। अगर आपने इसका पिछला लेक्चर देखा तो हमने आखिरी पोस्टुलेट पढ़ा था कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स जुड़ जाते हैं ना सेंट्रल एटम के साथ तो वो बॉन्ड एंगल मज़ीद कम हो जाते हैं और वहाँ पर हमने ये NF3 की मिसाल पढ़ी थी, तो इसको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। कहता है कि इन NF3 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम। NF3 में जो 3 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स हैं यानी फ्लोरीन के एटम्स वो लिंक हुए हैं नाइट्रोजन के एटम के साथ। द फर्स्ट रीजन बीइंग द स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी ऑफ NF बॉन्ड ड्यू टू विच नाइट्रोजन पुल्स द लोन पेयर क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस। This lone pair exerts a stronger repulsion on the bonding electrons। अब वो बात ये कर रहा है कि चूँकि इन फ्लोरीन के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये जो बॉन्ड पेयर है ना ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन से दूर हो जाता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना जो लोन पेयर है ना ये वाला, इसको अपने नज़दीक ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर दूर होने से इसके पास इलेक्ट्रॉन की ना डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये अपने लोन पेयर को अपने नज़दीक कर लेता है ताकि इसकी डेफिशिएंसी कम हो सके। अब इससे होता क्या है कि जो लोन पेयर है ना ये इधर से भी फोर्स लगाता है और इधर से भी, तीनों बॉन्ड पेयर पर ना ये फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर आपस में ना कंप्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे इनके दरमियान एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो NF3 में जो बॉन्ड एंगल हमें मिलता है वो होता है 102.5 का। मोर ओवर द बॉन्ड पेयर NF बॉन्ड आर क्लोजर टू फ्लोरीन एटम देन नाइट्रोजन एटम। जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन के ज़्यादा करीब हैं। द इंक्रीज्ड डिस्टेंस इन दीज बॉन्ड पेयर मेक देयर रिपल्जन वीकर एंड अलाउ द बॉन्ड टू कम क्लोजर। तो ये बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन्स कम हो जाती हैं, ये बॉन्ड आपस में एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। द बॉन्ड एंगल्स आर फर्दर कंप्रेस टू 102.5। तो इन चीज़ की वजह से जो बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल है वो मज़ीद कम हो जाता है और आ जाता है 102.5 डिग्री का, जबकि NH3 में हमारा बॉन्ड एंगल निकला था 107 डिग्री का।
तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वाले एटम्स जब जुड़ते हैं तो वो बॉन्ड एंगल को कम कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल AB4 टाइप में आती है वाटर की। अब वाटर में आपने स्ट्रक्चर बार बार पढ़ा हुआ है कि उसमें सेंटर में ऑक्सीजन का एटम होता है, दो ऑक्सीजन के एटम के साथ हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं, और वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर भी होते हैं। तो वाटर भी AB4 टाइप मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि इसमें दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर हैं, यानी टोटल इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। एक्सपेरिमेंट रिवील दैट द वाटर मॉलिक्यूल इज एंगुलर और वी शेप। पहले उसने इसकी शेप की बात की है कि इसकी जो शेप होती है वो वी शेप होती है, क्योंकि शेप में हम इन लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते, तो वाटर की ये वाली शेप बच जाती है। ऑल्दो इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। आगे वो कह रहा है कि 2 ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर ऑक्युपाइड 2 लोन पेयर एंड द रिमेनिंग 2 बाय बॉन्ड पेयर। ये जो दो कॉर्नर्स हैं, एक ये वाला और एक ये कॉर्नर जो टेट्राहेड्रल शेप है, इसकी जगह होती है लोन पेयर, और दो कॉर्नर्स में मौजूद होते हैं हाइड्रोजन के एटम्स। बट ड्यू टू ग्रेटर रिपल्जन ऑफ लोन पेयर द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड टू 104.5 डिग्री। अब यहाँ पर भी लोन पेयर मौजूद है तो ये भी फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे इन बॉन्ड पेयर्स के ऊपर, जिसकी वजह से बॉन्ड के दरमियान जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो हमारा बॉन्ड एंगल निकलता है वो निकलता है 104.5 डिग्री का। आखिरी कुछ एग्जांपल जो उसने AB4 टाइप में दी हैं वो कुछ आयंस की दी हैं। पहला उसने आयन यहाँ पर लिया है H3O प्लस आयन। द H3O प्लस आयन इज फॉर्म्ड बाय द कैप्चर ऑफ प्रोटॉन बाय वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर के मॉलिक्यूल में हम एक H प्लस आयन का एडिशन कर देते हैं तो वो बन जाता है H3O प्लस आयन। एंड इट हैज़ द टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। इसकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, जिसमें आप देखें तो ये ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, 3 इसमें हाइड्रोजन के एटम है और एक यहाँ पर कॉर्नर लोन पेयर ने ऑक्युपाई किया हुआ है। यहाँ पर उसने शो भी किया कि ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल ने इस H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से ये हमारे पास H3O प्लस का मॉलिक्यूल बन गया है। ऑन द अदर हैंड अमाइड आयन NH2 माइनस हैज़ अ वी शेप्ड स्ट्रक्चर। दूसरा आयन उसने यहाँ पर लिया है अमाइड आयन, जिसमें एक नाइट्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है, और इस पूरे आयन पर चार्ज है नेगेटिव का। यहाँ पर उसने शो किया है नाइट्रोजन का एटम है, दो इसमें हाइड्रोजन के एटम है और दो इसमें होते हैं लोन पेयर। और अगर हम इसमें से ये लोन पेयर को माइनस कर दें शेप का पता लगाने के लिए, तो इसकी शेप इस तरह से होगी, वी शेप। AB4 टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। AB4 में जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो होते हैं 4। पहली टाइप हमने AB4 में पढ़ी थी जिसमें लोन पेयर था 0। एग्जांपल हमने देखी थी वहाँ पर मीथेन की, और एंगल उसमें था 109.5 डिग्री का। उसके बाद लोन पेयर 1 वाले मॉलिक्यूल हमने पढ़े जैसे अमोनिया, और एंगल वहाँ पर था 107 डिग्री। तीसरे पे फिर अगेन लोन पेयर 1 ही था, लेकिन एग्जांपल हमने देखी थी NF3 की, और हमारा एंगल कम हो गया था 102.5 डिग्री तक। फिर हमने अगली देखी थी लोन पेयर जिसमें 2 होते हैं, और उसकी एग्जांपल थी वाटर का मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड एंगल था 104.5 डिग्री। और लास्ट में हमने फिर कुछ आयंस देखे थे जैसे H3O प्लस आयन और NH2 माइनस आयंस। अब हम अपने इस टेबल पर वापस आते हैं। ये आपके सामने AB4 टाइप के 3 उसने कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। पहली जो देखें उसमें 0 लोन पेयर है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, एंगल था 109.5 का, और जो एग्जांपल हैं वो ये उसने लिखी हैं मीथेन और CCl4 की। अगली टाइप में देखें तो एक लोन पेयर आ गया, शेप उसकी पिरामिडल है और जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही है, और एंगल 109.5 से कम हो गया था, और एग्जांपल हमने पढ़ी है NH3 की और H3O प्लस की। उसके बाद 2 लोन पेयर वाले हमने देखे थे जिसमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, लेकिन जो शेप थी वो थी एंगुलर या वी शेप, और इसमें जो बॉन्ड एंगल था वो भी 109.5 डिग्री से कम था। और एग्जांपल के तौर पे हमने पढ़ा था H2O। इसके अलावा OF2 भी इसी कैटेगरी का मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट उसने ये क्विक चेक 3.7 दिया, हम इसको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग। उसने यहाँ पर ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, वाटर, ICl3 एंड I3 माइनस। वो कह रहा है कि आपने इसमें जो सेंट्रल एटम है उस पर लोन पेयर्स को कैलकुलेट करना है।
हम वन बाय वन इन मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर में ये हमारा सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, जिसके साथ ये 2 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं। अब ऑक्सीजन पर अगर आप देखें तो ये 2 लोन पेयर मौजूद है, एक ये है और एक ये है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे सेंट्रल एटम पर टोटल 2 लोन पेयर्स हो गए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल उसने दिया है ICl3 का। अब ICl में देखें तो एक हमारा आयोडीन का जो कि हमारा सेंट्रल एटम है, और उस आयोडीन के साथ ये 3 क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं। लोन पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो हमारे ICl3 के मॉलिक्यूल में आयोडीन पर 2 लोन पेयर मौजूद हैं। थर्ड कंपाउंड उसने दिया है I3- का। अब ये आयन है और इसमें अगर आप देखें तो 3 आयोडीन के एटम है। एक आयोडीन का एटम ये सेंटर में मौजूद है और 2 आयोडीन के एटम इस तरह से इसके साथ लिंक हुए हैं। और इस पूरे मॉलिक्यूल पर जो चार्ज है वो है -1 का। अगर हम इस सेंट्रल वाले आयोडीन पे लोन पेयर देखें तो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा लोन पेयर ये है। तो हमारे इस I3- में टोटल 3 लोन पेयर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बी क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। आपने बॉन्ड पेयर भी कैलकुलेट करने हैं और लोन पेयर भी कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर भी उसने हमें ये 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं। पहला मॉलिक्यूल हम लेते हैं SiH4, जिसमें जो सिलिकॉन है वो सेंटर में मौजूद है। तो ये हमारा सेंट्रल एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम इसके साथ लिंक हैं। अगर आप देखें तो सिलिकॉन पर कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर लोन पेयर हमारे हो जाएंगे 0। और बॉन्ड पेयर की बात करें तो एक बॉन्ड पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो बॉन्ड पेयर इसमें है हमारे टोटल 4। नेक्स्ट मॉलिक्यूल उसने यहाँ पर दिया है H2Se, जिसमें जो सिलीनियम है वो हमारा इस तरह से सेंट्रल एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम उसके साथ लिंक हुए हैं। पहले हम बॉन्ड पेयर देखते हैं तो 2 इसमें बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। तो बॉन्ड पेयर हम लिख लेते हैं, इसमें 2 हैं। लोन पेयर्स की बात करें तो एक ये लोन पेयर है, दूसरा ये है। तो इसमें लोन पेयर भी हमारे पास 2 हैं। आते हैं हम अपने तीसरे मॉलिक्यूल पे जो कि है PH3। अब PH3 का ये स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। इसमें अगर देखें तो फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है और उस फॉस्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम लिंक हुए हैं। बॉन्ड पे अगर हम इसमें देखें तो एक ये बॉन्ड पेयर है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो बॉन्ड पेयर हमारे हो जाएंगे टोटल 3। और लोन पेयर की बात करें तो एक ये लोन पेयर फॉस्फोरस पर मौजूद है, तो एक इसमें हो जाएगा लोन पेयर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर C पे। प्रिडिक्ट द शेप एंड एंगल्स। उसने हमें कहा कि आपने शेप्स भी बतानी है और एंगल्स भी बताने हैं। अब ये मॉलिक्यूल वही हैं जो उसने ऊपर हमें दिए थे। अब हमने पहले इसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट किए हैं, अब हमने इसकी शेप और एंगल कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल ये हमारा SiH4। हम इसकी पहले शेप देखते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर हमारी जो इस मॉलिक्यूल की शेप बन रही है वो बन रही है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है H2Se। आपके सामने ये इसकी शेप मौजूद है। अगर आप इसकी शेप पे गौर करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन V शेप बन रही है। तो इसका हम नाम देंगे बेंट और V शेप, और उसमें भी बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री से लेस। थर्ड मॉलिक्यूल है हमारा PH3। PH3 की जो शेप है वो आपके सामने ये मौजूद है, जिसमें एक फॉस्फोरस का एटम है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो शेप है वो बन रही है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 93.5 डिग्री का। डी क्वेश्चन अब देखते हैं। प्रिडिक्ट हाउ द बॉन्ड एंगल इन H2S वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन वाटर। वो कह रहा है कि जो H2S है उसमें बॉन्ड एंगल वाटर से कैसे डिफरेंट होता है। अगर हम पहले इन दोनों मॉलिक्यूल्स की शेप देखें तो वो शेप तकरीबन इन दोनों की एक जैसी है, V शेप। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन है और H2S में ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर सल्फ़र मौजूद होता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इनमें जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसको समझते हैं। अब जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ना ये ज़्यादा करीब होता है ऑक्सीजन के। अब जब ये बॉन्ड पेयर करीब आते हैं ना तो इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और बॉन्ड एंगल हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए वाटर में बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री का। जबकि अगर हम बात करें H2S की तो इसमें जो सल्फ़र का है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो सल्फ़र के ज़्यादा करीब नहीं होते, बल्कि वो सल्फ़र से ज़रा दूर रहते हैं।
और जब वो दूर होंगे आपस में उनकी रिपल्जन कम होगी, और रिपल्जन कम होने से ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये एक दूसरे के ज़रा करीब आ जाते हैं, और करीब आने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हमें सल्फ़र में बॉन्ड एंगल मिलता है 92.1 डिग्री का। अब AB4 टाइप के बाद हम स्टार्ट करते हैं AB5 टाइप के मॉलिक्यूल्स। इसमें ए हमारा सेंट्रल एटम है और उसके गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। और इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। पहले आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप को समझिएगा वो कैसी होती है। इसमें ना हमारे पास एक ये बेस होती है ट्राइंगल शेप की, जो मैंने आपको रेड लाइन से शो की है, और इस बेस के एक ऊपर इस तरह से पिरामिड मौजूद होता है और एक इस बेस के नीचे इस तरह से पिरामिड मौजूद होते हैं। तो दो पिरामिड इसलिए इसमें आ रहा है बाई पिरामिडल, और एक इसमें ट्राइगोनल बेस है, तो हम पूरा नाम इसका देंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब हम इसको रीड करते हैं। कहते हैं AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स हैव ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। इनकी जो ज्योमेट्री है वो हमने डिस्कस कर ली है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर उसने हमें एग्जाम्पल के तौर पे जो मॉलिक्यूल दिया है वो है PCl5 मॉलिक्यूल। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक हमारा फॉस्फोरस का सेंट्रल एटम है, और उस सेंट्रल एटम के गिर्द 5 इस तरह से क्लोरीन के एटम ना जुड़े हुए हैं। अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखें तो ये आपके सामने ये बेस मौजूद है जो कि ट्राइगोनल शेप की है, और एक पिरामिड इसके ऊपर है और एक पिरामिड इसके नीचे बन रहा है। तो PCl5 के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम बात करते हैं इसमें जो बॉन्ड एंगल मौजूद है। द एंगल्स विद इन द प्लेन आर 120 डिग्री एंड दैट बिटवीन द एक्सियल एटम एंड प्लेनर एटम इज 90 डिग्री। अब PCl5 के मॉलिक्यूल में हमें ना दो किस्म के एंगल देखने को मिलेंगे। पहले तो आपने देखना कि ये जो दो बॉन्ड है ना, ये है एक्सियल बॉन्ड्स, जबकि ये जो 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं ये है प्लेनर बॉन्ड्स। तो इसमें जो एक्सियल और प्लेनर के दरमियान बॉन्ड एंगल होगा ना वो होगा 90 डिग्री का, और जबकि दो प्लेनर बॉन्ड्स के दरमियान एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री का। नेक्स्ट उसने एक और एग्जांपल डिस्कस किया AB5 के अंदर, जो कि है ट्राई आयोडाइड आयन I3-। द सेंट्रल एटम इन दिस आयन इज द आयोडीन एटम। कहते हैं इसमें जो सेंटर में एटम है वो है आयोडीन का। देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द आयोडीन एटम इंक्लूडिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 3 लोन पेयर्स। अब इस आयोडीन के कितना टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से 3 तो है हमारे लोन पेयर, एक ये लोन पेयर है, दूसरा ये है और तीसरा ये लोन पेयर है। जबकि इसके अंदर देखें तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक ये बॉन्ड पेयर है और दूसरा बॉन्ड पेयर ये है। तो आयोडीन के गिर्द टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से 3 लोन पेयर्स हैं और 2 इसमें बॉन्ड पेयर्स हैं। आगे वो कह रहे द लोन पेयर्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ ट्राइगोनल रीजन। ये जो लोन पेयर्स हैं ना 3, इन्होंने ट्राइगोनल जो एरिया है उसको कवर किया हुआ है, यानी ये ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे हैं इसमें। एंड द आयोडीन एटम्स अकर वर्टिकली, वन बीइंग अबव एंड द सेकंड बीइंग बिलो द प्लेन। और जो इसमें आयोडीन के एटम है, एक आयोडीन का एटम इस ट्राइगोनल प्लेन के ऊपर है जैसे ये वाला, और एक आयोडीन का एटम इस ट्राइगोनल प्लेन के नीचे है, ये नीचे वाला। तो इस तरह से ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल आयोडीन के एटम के गिर्द अरेंज हैं। आगे वो शेप का जिक्र कर रहा है। द एक्चुअल शेप ऑफ दिस ट्राई आयोडाइड आयन इज लीनियर एंड द आयोडीन एटम्स आर फारदेस्ट अपार्ट एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। आपको ये बात मालूम है कि जब हमने मॉलिक्यूल की शेप बतानी होती है तो हम इन लोन पेयर को उसमें काउंट नहीं करते। तो जब मैं इसमें से लोन पेयर्स को माइनस कर दूंगा तो आपके पास जो आयोडीन की शेप बचेगी वो इस तरह से बच जाएगी। और अगर आप इस शेप में देखें तो ये 2 आयोडीन के जो एटम हैं ये आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर हैं, और ये एक तरह की हमारे पास क्या शेप आ रही है, लीनियर शेप आ रही है। हम वापस अपने टेबल पर आते हैं और इसको AB5 मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। इसमें हमें पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। जो हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी PCl5 के, उसमें लोन पेयर कोई भी नहीं था, और उसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री थी वो थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप भी उसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल थी। एंगल हमने कहा था उसमें 2 किस्म के होते हैं, एक 120 डिग्री था और दूसरा 90 डिग्री था, और उस मॉलिक्यूल की एग्जांपल थी PCl5। दूसरी टाइप हमने देखी थी कि वहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर थे और 3 लोन पेयर थे, और उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी I3- की। अब हम आते हैं अपनी आखिरी टाइप पर, जो कि है AB6 टाइप मॉलिक्यूल। इसमें A हमारा सेंट्रल एटम है और उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होंगे, और इन मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री।
जो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है ना उसमें टोटल 6 कॉर्नर्स होते हैं। अगर आप देखें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कॉर्नर है। इसमें 4 मिलकर बनाते हैं एक स्क्वायर शेप। और जो बाकी 2 एटम बचते हैं, एक एटम इसके ऊपर होता है इस तरह से और दूसरा एटम नीचे मौजूद होता है। तो ये आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाती है और सेंटर में हमारा सेंट्रल एटम मौजूद होता है। AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स हैव 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम एंड द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑल द ABA एंगल इन दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री आर ऑफ 90 डिग्री। SF6 इज एन AB6 टाइप मॉलिक्यूल। यहाँ पर उसने हमें एग्जांपल दी है सल्फर ट्राईफ्लोराइड की, यानी इसमें एक सल्फर का एटम है सेंटर के अंदर और 6 यहाँ पर फ्लोरीन के एटम इस तरह से लगे हुए हैं इसके अराउंड। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो हर बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का। जैसे ये भी 90 डिग्री का होगा, इन दोनों में भी 90 डिग्री का होगा, इन दोनों में भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो जितने भी इनमें 2 बॉन्ड्स के दरमियान एंगल्स होंगे वो होंगे 90 डिग्री के। दूसरी एग्जांपल AB6 टाइप में उसने हमें दी है XeF4, जिसमें Xe हमारा सेंट्रल एटम है इस तरह से और 4 इसमें फ्लोरीन के एटम्स लगे होंगे। XeF4 is a AB6 type molecule with 4 bond pair and the 2 lone pair। अब इसमें 2 हमारे पास ये lone pair मौजूद हैं और 4 इसके अंदर इस तरह से bond pair मौजूद हैं। आगे वो कह रहे हैं the 2 lone pairs remain at farthest distance at an angle of 180 डिग्री। अगर आप इन दोनों lone pairs के दौरान एंगल देखेंगे वो आ रहा है 180 डिग्री का। तो ओवरऑल हमारे पास इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, जिसमें ये सेंट्रल एटम है। तो 4 इसमें एटम मिलके एक स्क्वायर शेप बना रहे हैं और एक लोन पेयर ऊपर मौजूद है जो कि इनसे बराबर फासले पर है और एक लोन पेयर नीचे मौजूद है जो कि इनसे बराबर फासले पर है। तो कुल मिला के हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री निकल के आएगी। आगे वो कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग द लोन पेयर द एक्चुअल शेप ऑफ XeF4 इज स्क्वायर प्लेनर विद ऑल FeF एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हमने इसकी शेप देखनी है तो हमें ये लोन पेयर्स को यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो बाकी आपके पास ये वाली शेप बचेगी और इसमें जो 2 बॉन्ड के एंगल्स हैं ना उनके दरमियान एंगल आएगा 90 डिग्री का। उसने हमें इस टॉपिक के साथ क्विक चेक 3.8 दिया, हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन उसने पूछा कि ड्रॉ द लेवी स्ट्रक्चर फॉर IF3 एंड IF5। आपने इन दोनों मॉलिक्यूल्स का लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड आल्सो प्रिडिक्ट देयर ज्योमेट्री विद रेफरेंस टू वेस्पर मॉडल। और वेस्पर मॉडल का यूज़ करके आपने इनकी ज्योमेट्रीज का भी पता लगाना है। जो लेविस का मॉडल है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को ना शो करते हैं डॉट के साथ। तो ये मैंने IF3 का मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख लिया है। अगर आप देखें तो इसमें जो आयोडीन है ये हमारा सेंट्रल एटम है और इसने 3 बॉन्ड बनाई हुई हैं, एक इस फ्लोरीन के साथ, दूसरी इस फ्लोरीन के एटम के साथ और तीसरी बॉन्ड इस फ्लोरीन के एटम के साथ। और साथ में इस पर 2 लोन पेयर भी इस तरह से मौजूद हैं। अब हम इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। ये सेंटर में हमारा आयोडीन है सेंट्रल एटम, 2 यहाँ पर ये लोन पेयर है और एक फ्लोरीन का एटम ये है। तो ये 3 मिलकर एक हमारे पास ट्राइगोनल बेस बन जाएगी। एक फ्लोरीन का एटम इस तरह ऊपर मौजूद है तो एक पिरामिडल शेप ऊपर आ जाएगी और दूसरा फ्लोरीन का एटम नीचे मौजूद है तो दूसरी पिरामिडल शेप नीचे आ जाएगी। तो ओवरऑल इसकी जो ज्योमेट्री वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सेकंड मॉलिक्यूल उसने हमसे पूछा है IF5 का। इसमें आयोडीन हमारा सेंट्रल एटम है और उसके गिर्द ये 5, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये फ्लोरीन का एटम लिंक होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल इस तरह से 5 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। जबकि अगर आप देखें इस सेंट्रल आयोडीन पर ये एक लोन पेयर भी मौजूद है। अब हम इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। ये हमारे पास इसका लेवी स्ट्रक्चर आ गया। ज्योमेट्री अगर हम इसकी देखें तो सेंटर में आएगा आयोडीन का एटम। अब टोटल 5 इसमें फ्लोरीन के एटम है तो एक फ्लोरीन का एटम ऊपर आ जाएगा जबकि 4 इस तरह से आपस में स्क्वायर शेप में अरेंज हो जाएंगे। जो एक लोन पेयर बचेगा वो नीचे आ जाएगा इस स्क्वायर शेप के। तो ओवरऑल इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 5 कॉर्नर्स पे फ्लोरीन के एटम होंगे और जो छठा कॉर्नर होगा वहाँ पर लोन पेयर मौजूद होगा। लास्ट में हम देखें तो ये AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। उसमें लोन पेयर हमने जो पहली टाइप देखी जिसमें नहीं था। शेप और ज्योमेट्री दोनों की ऑक्टाहेड्रल थी। बॉन्ड एंगल था 90 डिग्री का और एग्जांपल हमने पढ़ी थी SF6 की। सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ी है XeF4 की जिसमें
4 बॉन्ड पेयर थे और 2 इसमें लोन पेयर थे, और ये भी AB6 टाइप मॉलिक्यूल था। तो यहाँ तक हमारे मॉलिक्यूल्स की टाइप कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने AB2 से लेकर AB6 तक टाइप्स के मॉलिक्यूल डिस्कस किए हैं। उसमें हमने ज्योमेट्रीज भी देखी हैं, एग्जांपल्स भी देखी हैं, और उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को भी देखे हैं। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर मॉडल इन ड्रग डिज़ाइनिंग। जो ड्रग्स को डिज़ाइन किया जाता है उसमें वेस्पर मॉडल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अब वो डिस्कस करते हैं। पहले उसने यहाँ पर ड्रग्स को डिफाइन किया। ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट, डायग्नोस और ट्रीट आर डिजीज़। ड्रग्स उन केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनको हम बीमारियों की तशखीस, उनके बचाव और उनके इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वो डिफाइन कर रहा है टारगेट्स को और लिगेंड्स को। अब जो ड्रग होती है ना, जब वो उसको अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं तो उसने हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक ख़ास जगह पर काम करना होता है, या हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर वो अपना काम करती है। तो उस पॉइंट को या उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टारगेट का। तो हम इसको अब रीड करते हैं। ड्रग्स इंटरेक्ट विद ह्यूमन बॉडी एट स्पेसिफिक पॉइंट और विद स्पेसिफिक प्रोसेस। कहता है जो ड्रग्स है हमारी बॉडी के किसी खास पॉइंट पर या किसी खास प्रोसेस के साथ जाके ना इंटरेक्ट करती हैं, वहाँ पर अपना रोल प्ले करती हैं। These are called टारगेट्स और सबस्ट्रेट, और उन पॉइंट्स को या उस प्रोसेस को जहाँ पर ड्रग ने काम करना होता है उसको हम नाम देते हैं ये टारगेट है या ये सबस्ट्रेट है। अब जो ड्रग होती है ना, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। कुछ का काम ये है कि उसने ड्रग को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना है, कुछ का काम ये होगा कि उन्होंने ड्रग को टारगेट के साथ जाके अटैच करवाना है। तो ड्रग का वो वाला पार्ट जिसने एक्चुअल में अपना फंक्शन परफॉर्म करना है या बॉडी में कोई चेंज लेके आना, उस चीज़ को हम नाम देते हैं लिगेंड का। लिख रहा है कि थ्रू देयर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिगेंड। ड्रग में वो वाले मॉलिक्यूल्स जो एक्चुअल में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई हमारी बॉडी में वो चेंज लेकर आते हैं, उसको हम नाम देते हैं लिगेंड का। नेक्स्ट वो डिफाइन कर रहा है रिसेप्टर को। बेसिकली हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनका काम ये होता है कि उन्होंने लिगेंड को रिसीव करना है, अपने साथ अटैच करना है, उनको हम नाम देते हैं रिसेप्टर्स का। इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है अ रिसेप्टर इज़ मोस्टली अ प्रोटीन। रिसेप्टर एक प्रोटीन होता है डेट रिसीव, जो कि लिगेंड को रिसीव करता है या लिगेंड उस पर जाके अटैच होता है, एंड इट रिस्पॉन्ड टू अ लिगेंड थ्रू बाइंडिंग। और ये जो प्रोटीन है उस लिगेंड को अपने साथ बाइंड करवाती है, उसको रिस्पॉन्ड करती है। इसको हम नाम दे देंगे रिसेप्टर का। अब ये रिसेप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं उसकी कुछ इसने यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं। कहता था एग्जांपल्स ऑफ टारगेट इन द बॉडी आर रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में जो टारगेट होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर ड्रग ने जाके अटैच होना होता है। सच एज इंजाइम्स, वो इंजाइम हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, और सेलुलर पाथवे या कोई सेल के अंदर ऐसा पाथवे है जिसको वो जाकर चेंज करते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो ड्रग होती है ना, उसने अपने टारगेट तक पहुंचना होता है। टारगेट पर पहुंचकर वो अपने लिगेंड के थ्रू जो रिसेप्टर्स होती हैं उनके साथ बाइंड कर दिया और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है जिसके लिए वो डिज़ाइन होती है। आगे वो हमें बता रहा है स्पेसिफिटी ऑफ ड्रग, कि हर ड्रग एक स्पेसिफिक होती है, उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है और उसने किसी खास टारगेट के साथ ही जाकर जुड़ना होता है। यानी अब यूँ कह लें कि हर टारगेट हर ड्रग के लिए नहीं होता। ईच ड्रग इंटरेक्ट विद अ स्पेसिफिक टारगेट इन द बॉडी टू अ डिफरेंट डिग्री। कहता है हर ड्रग का जो एक हमारी बॉडी में टारगेट होता है ना, उससे इंटरेक्शन डिफरेंट होता है। कोई ड्रग ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, कोई ड्रग कम इंटरेक्ट करती है। तो ये डिपेंड करता है कि ड्रग किस टाइप की है और टारगेट किस टाइप का है। दिस फीचर इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिसिटी ऑफ अ ड्रग और अ लिगेंड। इस फीचर को हम नाम देते हैं कि ये ड्रग की स्पेसिफिसिटी है। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम लॉक्स यूज़ करते हैं और उनकी साथ चाबियाँ होती हैं, तो हर ताले की एक मखसूस चाबी होती है और वो चाबी किसी दूसरे ताले को नहीं लगती। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग ड्रग्स होती हैं। हर ड्रग ने हर रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ना नहीं होता। जैसे देखें ये हमारे पास एक रिसेप्टर मौजूद है। अब इस रिसेप्टर की एक ना ख़ास शेप है। अब वो ड्रग जिसके पास इस तरह की शेप होगी सिर्फ वही जाकर यहाँ पर अटैच होगी, दूसरी ड्रग अटैच यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर उसने 2 ड्रग्स शो की हुई हैं, या इसको कह लें कि ड्रग ए, दूसरी है ड्रग बी। तो ड्रग ए की अगर शेप आप देखेंगे तो वो बिल्कुल टारगेट में जो रिसेप्टर है उसके साथ मैच कर रही है। तो ये ड्रग ए जाकर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गई है। जबकि जो ड्रग बी थी उसकी शेप डिफरेंट थी, तो वो बाइंड नहीं हो सकी, इसलिए उसकी बाइंडिंग यहाँ पर नहीं होगी। और जब ड्रग ए अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी तो अपना जो भी रोल होगा, फंक्शन होगा, उसको वो परफॉर्म करेगी, एक्शन करेगी। और यहाँ पर उसने लिख भी दिया कि ड्रग ए बाइंड टू रिसेप्टर। ड्रग ए रिसेप्टर से बाइंड कर रही है क्योंकि दोनों की केमिकल नेचर एक जैसी थी।
एंड ड्रग बी कैन नॉट बाइंड टू रिसेप्टर, और ड्रग बी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकी। आगे वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ टू ड्रग्स इंटरेक्ट विद द टारगेट, ड्रग्स अपने टारगेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लिंक करती हैं। मोलिकुलर शेप इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर दैट डिटरमिन्स हाउ आर ड्रग इंटरेक्ट्स विद अ बायोलॉजिकल टारगेट। कहता है जो ड्रग की मोलिकुलर शेप है उसमें मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, उन मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी है, वो हमें ये डिसाइड करने में मदद करती है कि टारगेट किसके साथ वो जाके अटैच होगी। Only the ligands with suitable shape can fit in the active site of biological targets as a specific key fit in a specific lock। जैसे हर ताले के लिए ख़ास चाबी होती है, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे बॉडी में टारगेट्स हैं उनके जो एक्टिव साइट है जहाँ पर लिगेंड ने जाके बाइंड करना होता है, तो लिगेंड और एक्टिव साइट का आपस में सेम होना ज़रूरी है जिसमें वो फिट हो सके। अब यहीं पे रोल आता है वेस्पर थ्योरी का, कि वेस्पर मॉडल का हम इस्तेमाल करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल की शेप किस तरह की होगी, कौन से मॉलिक्यूल हम इस टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो लिख रहा है कि वेस्पर मॉडल इज सक्सेसफुली अप्लाइड इन डिटर्मिनिंग द शेप ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन। हम वेस्पर मॉडल का यूज़ करते हैं काफ़ी बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, बायोलॉजी से रिलेटेड सिस्टम को समझने के लिए, जैसे सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन, सबस्ट्रेट को पहचानना कि सबस्ट्रेट पर कौन से मॉलिक्यूल हैं और उन मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी है, लिगेंड स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी, और फिर हमने लिगेंड सेलेक्ट करना है उस सबस्ट्रेट के लिए, उसकी हमने शेप क्या रखनी है, एंड एंटीबॉडी रिकॉग्निशन, और जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनकी पहचान कैसे करनी है कि उन एंटीबॉडीज़ की शेप कैसी होगी, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए हम वेस्पर मॉडल का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट वो यही चीज़ एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा रहा है। कहता है फॉर एग्जांपल एस्पिरिन इज़ एन एनाल्जेसिक ड्रग। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक ड्रग उसको कहते हैं जो कि पेन कम करती है, उसको हम पेन किलर भी कह सकते हैं। डेट इज़ यूज्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम पेन एज प्राइमरी मेडिसिन, जो कि पेन से बचाव के लिए, पेन को कम करने के लिए एक बुनियादी मेडिसिन मानी जाती है। अब ये एस्पिरिन हमारी बॉडी में कैसे काम करती है इसको हम समझते हैं। आपकी बुक में ना उसने हमें डायग्राम प्रोवाइड किया है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि ये एस्पिरिन कैसे काम करती है। ये जो ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है सारा, ये है हमारा इंजाइम जहाँ पर हमारी ड्रग ने जाकर अटैच होना है। अब इंजाइम की ना एक ख़ास साइट होती है जहाँ पर कोई भी चीज़ आकर अटैच होती है, उस जगह को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। तो इस ड्रग ने जो अटैच होना है ना, वो उसकी एक्टिव साइट पर जाके होना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना एक एसिड होता है जिसका नाम है अरेकिडोनिक एसिड। इस एसिड ने ना इस इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ना होता है, जिसकी वजह से ये जो इंजाइम है हमारा COX, ये हो जाता है एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट हो गया ना कुछ नए केमिकल्स पैदा करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमें पेन फील होती है। हमारा गोल ये है कि हमने उन केमिकल्स को प्रोड्यूस होने से रोकना जो कि बाद में पेन प्रोड्यूस करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस एसिड को इस एक्टिव साइट के साथ जुड़ने से ना रोकें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस अपनी ड्रग को जो कि है एस्पिरिन, क्योंकि जब ये एसिड इस एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ेगा ही नहीं तो हमारा इंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, और जब इंजाइम ही एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे नए केमिकल्स भी प्रोड्यूस नहीं होने जिन्होंने आगे पेन प्रोड्यूस करवानी है। तो इसी मकसद के लिए जो एस्पिरिन है ना, ये आपके सामने इसका मॉलिक्यूल मौजूद है। इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, जो रेड से उसने शो किया है, ये है एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप जाकर ना इस एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाता है और इस एक्टिव साइट को कर देता है ब्लॉक, जिसकी वजह से जो हमारा अरेकिडोनिक एसिड जिसने ओरिजिनली आकर यहाँ जुड़ना था वो यहाँ जुड़ ही नहीं पाता। तो हमारा जो इंजाइम है वो हो जाता है इनएक्टिवेट, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। और ये जो एसिटाइल ग्रुप जाकर जुड़ गया इसको हम नाम देते हैं एसिटाइलेशन का। लिहाजा अब इंजाइम ने फंक्शन परफॉर्म नहीं करना तो पेन प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स भी अब प्रोड्यूस नहीं होंगे। और जब ये एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है, जो बाकी वाला हिस्सा है इस एस्पिरिन के मॉलिक्यूल का, वो इधर से अलग हो जाता है और इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एस्पिरिन हमारी बॉडी में जाकर पेन किलर का काम करता है। अब हम इसकी थ्योरी को रेट कर लेते हैं। कहता है इट इंटरेक्ट्स विद द एंजाइम COX साइक्लोऑक्सीजनेस। ये उस एंजाइम के साथ एक्ट करता है जो हमने ग्रीन कलर में देखा है, और उसका नाम क्या होता है साइक्लोऑक्सीजनेस। हम उसको शो करते हैं COX के साथ बाय बाइंडिंग टू इट्स एक्टिव साइट थ्रू इट्स एसिटाइल ग्रुप। ये जो एस्पिरिन है इसने अपने एसिटाइल ग्रुप के थ्रू इस एंजाइम के साथ बाइंड किया था और इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया था। द शेप ऑफ
COX active site and that of acetyl group on aspirin are compatible with each other। अब ये एस्पारिन इसीलिए बाइंड कर पाया क्योंकि दोनों की शेप मैच कर गई थी। अगर ये दोनों की शेप एक जैसी ना होती, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करना था। Therefore, the binding is successful to block this enzyme which is the cause of pain in the body। लिहाजा इस एस्पारिन ने उस एंजाइम की एक्टिव साइट को जाके ब्लॉक कर दिया और अब हमारी बॉडी में पेन प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पे आपका वेस्पर का मॉडल कंप्लीट होता है हर लिहाज से। उम्मीद है आपको ये दोनों लेक्चर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।